सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर। इरादा ना बिकने का हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए 2022 का वार्षिक भविष्य फल लेकर। 2022 में वृषभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय आधार पर जो ये ग्रहीय गोचर की व्यवस्था है, जो ये ट्रांजिट है, कब कैसे होने वाले हैं और उसके आधार पे आपको सफलता के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने स्ट्रेटजी को किस तरीके से लेकर चलना है, कहां सावधानी रखनी है, कहां स्पीड बढ़ानी है, सारी बातें मैं अभी आपसे करूंगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया है, आंखें। दोस्तों, यही एक जरिया है जिससे हम आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा हो और यह पता हो कि कौन सा वक्त कमजोर है, कौन सा वक्त मजबूत है, तो उसके आधार पे अगर हम अपनी योजनाएं बनाएं तो 100% वो कामयाबी की ओर ले जाएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जी हाँ, वृषभ राशि के जातकों के स्वामी होते हैं शुक्र। और ये जो वर्ष है 2022, अगर इसका टोटल करें 2+2+2 तो नंबर 6 यानी कि शुक्र का साल, वैभव का साल, लग्जरी का साल, धन धान्य समृद्धि का साल, प्यार का साल। बहुत ही बढ़िया साल है, बहुत ही बढ़िया संयोग है, खासकर शुक्र प्रधान राशि के लिए। दोस्तों, वृषभ राशि के साथ एक बहुत ही बढ़िया बात जुड़ी हुई है, वो ये कि ज्योतिषीय शास्त्र का आधार चंद्रमा, हमारे मन का कारक चंद्रमा आपकी राशि यानी कि वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो चंद्रमा अगर उच्च का है तो 12 राशियों में आप एक इकलौती राशि हो गए, जो कि जितने भी बनने वाले गोचर में धन योग हैं, राजयोग हैं, वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिसीव होता है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि राहु या शनि के साथ आपके जन्म चंद्रमा की युति ना हो। वृषभ राशि के जातक, चूंकि शुक्र और चंद्रमा के साथ इनका एक अलग सा कनेक्शन है, तो ये उनके जो इंटरनल जो कारक तत्व हैं, इनके बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, इनके माइंड में वो चीजें आ जाती हैं। वो क्या है? चंद्रमा यानी कि मन जो है कल्पनाशील हो गया, बड़े बड़े सपने, और साथ में शुक्र बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षाएं, हर लग्जरी को पाने की इच्छा, हर सांसारिक भोग विलास को भोगने की इच्छा, ये सारे इनके अंदर आ जाते हैं। साथ ही ये काफी सेंसिटिव, इमोशनल भी होते हैं। हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, हर काम को एक अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छी सोच के साथ करने की समझ रखते हैं। काफी कलात्मक, मेहनती, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ईमानदार होते हैं, सहायक होते हैं और दूसरों पर मेहरबानियां करने वाले होते हैं। दिल बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है, प्रेम प्रसंग युक्त होते हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं या जातक या जातिका होते हैं जिस पे आप एक डिपेंडेंसी लेकर चल सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं, यानी कि ओवरऑल एक विश्वास करने योग्य ये टॉरस के जातक या जातिका होते हैं, जिसको सरल शब्दों में आप भरोसेमंद कह सकते हैं। भरोसेमंद और मेहरबानियां करने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि दिल कितना शानदार होगा और दिल की पवित्रता कितनी शानदार होगी। परंतु ये कलयुग है और कभी कभी इनकी ये दरियादिली इन पर भारी पड़ जाती है। लोग धोखा दे जाते हैं तो बाद में इन्हें थोड़ा बहुत पछताना भी पड़ता है। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों को ये जो नया वर्ष है 2022 बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला है। 2021 से धीरे धीरे जैसे आप पैंडेमिक को छोड़कर आगे बढ़े हैं और अब धीरे धीरे आप अपने पैर को जमाते जा रहे हैं, 2022 उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है। यह आपको एक स्थायित्व देगा, आपके बुनियाद को और मजबूत बनाएगा।
आपने देखा होगा 2021 से आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप अपने माइंडसेट को एक बड़े लक्ष्य की ओर केंद्रित करते चले जा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपके इस साल का जो टैगलाइन होगा वो होगा इनकम, लक और यात्राएं। इनकम भरपूर होती रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं थ्रू आउट ऑफ द ईयर होते रहेंगे और भाग्य का साथ प्रबल रहेगा। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने में आपके जो राशि के स्वामी हैं अष्टम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के साथ गोचर कर रहे होंगे। वहीं पे राहु आपके नंबर 2 यानी कि जन्म चंद्रमा पे पहले से गोचर कर रहे हैं और उसके जस्ट सामने केतु मंगल के साथ विराजित होंगे, चंद्रमा भी वहीं होंगे। वहीं पे आपके करियर के भाव में देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि कुंभ में विराजित होंगे और नवम यानी भाग्य भाव में शनि देव बुध के साथ गोचर कर रहे होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 को मैं 3 भागों में कैटेगराइज करूंगा। पहली तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का समय एक औसत समय के रूप में दिख रहा है। वहीं पे मार्च से लेकर सितंबर मिड तक जबरदस्त समय है, जबरदस्त एनर्जी है ग्रहों में और ट्रांजिट काफी शानदार है और ये वो टाइम है जिसमें आप जो भी सफलता प्राप्त करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं पे सितंबर मिड से अक्टूबर और नवंबर का समय थोड़ा सामान्य है और फिर दिसंबर में वो इंक्लाइंड वे में ऊपर उठता चला जाएगा। देखिए, किसी भी जातक के लिए या किसी भी 12 राशियों में आप अगर देख लें तो किसी के लिए भी 12 महीने एक जैसे नहीं होते और यही कारण होता है कि गलत समय में जिन्हें अंदाजा नहीं है वो गलत समय में गलत काम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, पहला 3 महीना सामान्य रहने वाला है, फिर अक्टूबर और नवंबर वो भी सामान्य है। अब आपने क्या करा कि जो काम आपको अप्रैल से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक करना चाहिए वो आपने जनवरी में ही कर डाला। कोई स्टार्टअप कर दिया, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं जो भी बातें बता रहा हूं सभी का आधार है, अभी मैं सभी को प्रूफ करूंगा क्यों होगा ऐसा। तो देखिए, सबसे पहले 1 जनवरी का जो गोचर होगा, जो मेजर है मैं उसकी बात करूंगा, जो आपको सीधा सीधा प्रभावित करेंगे। दोस्तों, 14 जनवरी को सूर्य आपके अष्टम भाव से निकलता हुआ आपके स्वामी के साथ को छोड़ता हुआ और नवम भाव यानी भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को वहां पहले से शनि उपस्थित हैं, दोनों का मिलन होगा। बुध भी वहीं पे है, अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं जिसे खरमाश कहते हैं। मकर राशि में जैसे ही वो आएंगे, क्योंकि शनि और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, गोचर में पितृदोष का सृजन होगा और वो भी भाग्य के भाव में। तो ये उन परिवारों के लिए अच्छा वक्त नहीं होगा 1 महीने का, जिनमें पिता और पुत्र के बीच थोड़ा मतभेद रहता है, उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। दूसरी बात, भाग्य में थोड़ी सी कमी ये 1 महीने बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे दोष क्रिएट हो रहा है और जहां दोष क्रिएट हो गया इट मीन्स कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो वहां के जो भी कारक तत्व हैं वो प्रभावित होंगे। सूर्य चूंकि आपके 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं जन्म चंद्रमा के आधार पे, सुख के स्वामी, तो अगर चतुर्थ भाव से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई भी कार्य अगर चल रहा था, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य अगर अटका पड़ा था, या नई जमीन लेनी है, नया घर या नई गाड़ी लेनी है, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक आप अवॉइड करें। अन्यथा ये चीजें नेगेटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगी और आपके सुखद भविष्य के लिए ये अच्छा फलादेश लेकर नहीं आ सकती। एक कारण यह भी है कि शनि जो है, जहां पे ये पितृदोष फॉर्म हो रहा है, आपके भाग्य के स्वामी भी है और कर्म के भी स्वामी है। सूर्य जैसे ही उनके पास आएंगे, पिता पुत्र का मिलन होगा, मानता हूं, लेकिन नजदीकी डिग्री पे आने के कारण शनि 19 जनवरी से 22 फरवरी तक 34 दिनों के लिए, 34 डेज के लिए
अस्त हो जाएंगे, पावर नहीं रहेगी उनके पास। तो जब भाग्य में पावर नहीं है, कर्म स्वामी के पास पावर नहीं है, तो दोनों जगह एक एवरेज स्थिति का संकेत बन रहा है। यानी कि ग्रहों के राजा पितृदोष में हैं और आपके कर्म के देवता और भाग्य के मालिक वो भी पितृदोष में हैं। तो ना तो उस समय भाग्य का साथ मिल रहा है, ना तो करियर का पूरा पूरा फुल प्रूफ सपोर्ट मिल रहा है। मतलब मजबूती जो बनी हुई थी कहीं ना कहीं वो एवरेज इशारा कर रही है। वही 4th हाउस के स्वामी भी पितृदोष में है। तो इस समय में आप जैसे चल रहे हैं चलते रहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। ये नहीं कि जो अच्छी खासी जॉब को छोड़कर स्विच करने का सोच लिया, बिजनेस चल रहा है अन्यथा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई जमीन से जुड़ी हुई विवाद को उसी टाइम क्रिएट कर दिया। ये टाइम जो होगा आपका इन चीजों को इग्नोर करने का होगा। तो ये बात हो गई आपके 22 फरवरी तक। वहीं जब 22 फरवरी को शनि उदित होंगे, देवगुरु बृहस्पति जो आपके इनकम के स्वामी हैं वो कुछ टाइम के लिए वो भी अस्त होंगे, उनमें भी पावर की कमी आएगी। तो वो भी एक एवरेज समय को दिखा रहा है। तभी मैंने आपको कहा कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय होगा आपके लिए एक एवरेज समय होगा। तो आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जारी रखें। अगर 2022 में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है, बड़े बड़े कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, व्हाटएवर आप जो भी काम करना चाहते हैं, सबकी योजनाएं बनाते रहिए, स्टडी करते रहिए, अपने योजनाओं की पूरी ब्लूप्रिंट, स्ट्रैटेजी सब फुल प्रूफ तैयार रखिए। लेकिन इस पे जो एग्जीक्यूट करना है आपको, एक्शन, वो आपको अच्छे टाइम में करना है। वो कब आने वाला है? 12 अप्रैल से। दोस्तों आइए बात करते हैं अप्रैल महीने के सबसे बड़े गोचर का। जी हां, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला गोचर है। जिंदगी को बदलने वाला गोचर है। कैसे? अप्रैल 12 के पहले अगर बात करें, 18 महीने से ये आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे थे। राहु शुक्र की राशि में थे तो शुक्र के पावर को बढ़ा रहे थे। चूंकि ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जहां सूर्य और चंद्रमा अपना पाथ काटते हैं। वो दो बिंदु हैं और वहां पे उसको एस्ट्रोलॉजी में क्यों रखा गया है ग्रह ना होते हुए भी? क्योंकि एक इतना बड़ा वो मैग्नेटिक फील्ड है कि वो जिस ग्रह के एंगल के आसपास आता है उसके पावर को इंक्रीज करता है या डिस्टर्ब कर देता है। अगर दुश्मन राशि हुई तो वो डिपेंड करता है कि ग्रह की फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो शुक्र क्या है? राहु की प्रिय राशि, मित्र की राशि। तो वो शुक्र के साथ कंफर्टेबल है तो उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली वो एनहांस कर रहे हैं। 1 साल तक, 1.5 साल तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई, वरन राहु से लाभ होता रहा है। विदेश से कहीं ना कहीं संबंध बने हैं, धन लाभ में कोई कमी नहीं रही है। हाँ, यदा कदा स्वास्थ्य में परेशानियां रही हैं। अब वहां से छोड़ते हुए, राहु वक्री होते हुए, जन्म चंद्रमा को छोड़ते हुए आपके 12 नंबर में, विदेश भाव में, व्यय के भाव में, लेकिन अपनी शत्रु की राशि मंगल में गोचर करेंगे अगले 18 महीने के लिए। इसका क्या फलादेश है? देखिए, राहु हर जगह तो कंफर्टेबल नहीं होते। अभी मैंने बोला कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसी को वो पॉजिटिवली उसके गुण को एनहांस करेगा और किसी को डिस्टर्ब करेगा। अभी तक वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मंगल की राशि में राहु अगर आता है या उसकी युति होती है तो उसको बोलते हैं अंगारक दोष। ये चूंकि राशि में आए हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मंगल के गुण को वो एक्सपेंड करेंगे, मंगल की जो एनर्जी है उसे बढ़ाएंगे, इनहांस करेंगे। लेकिन हां, एक फायदा है, राहु का जो 12वां घर है वो पक्का घर बोला जाता है विदेश का। राहु एक विदेशी ग्रह है। अब फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? नुकसान यह होगा कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी जिद, सनक, अहंकार बढ़ सकता है, आप इंपल्सिव होके, उन्माद में एक्साइटेड होकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर की राशि में आ रहा है। और अगर हम ऐसे जैसे काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, वैसे ही अगर शरीर की पूरी राशियां देखें, 1 2 3 4 ऐसे करके जो सिर से लेकर पैरों तक राशियां जाती है 12 नंबर तक, तो सिर यानी कि मेष, गला यानी कि वृषभ। वृषभ पर जब राहु थे तो आप देखिए वृषभ राशि के जो जातक हैं
आप देखेंगे कि कोविड-19 में आपको परेशानी हुई थी कि नहीं हुई थी, वैसे ही वो अब आपके दिमाग पर गोचर करेंगे, यानी कि एग्रेशन बढ़ाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। राहु को कल्पना शक्ति का दाता कहा गया है, मतलब इंट्यूशन तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके जो विचारशीलता है, मतलब एकदम जैसे मतलब ड्रीमिंग में बिल्कुल आप सपने में खो जाएंगे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सपने ज्यादा देखेंगे, एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी आ सकती है, उसको आपको डिटरमाइंड होकर उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सनक उन्माद बढ़ाएगा, विदेशी संपर्क बढ़ाएगा, विदेश से आपको फायदा देगा। अगर आप जॉब में हैं या अगर आप इंडिया में भी हैं लेकिन कोई विदेशी कंपनी से जुड़े हुए मल्टीनेशनल कंपनी में है, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आप फॉरेन कनेक्शन है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, और भी कई ऐसे बिजनेस हो गए जिसमें कहीं से भी कोई विदेशी संबंध है, बड़े बड़े डील्स मिल सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, विदेशी भूमि पे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है ये 18 महीने, लाभ ही लाभ मिलेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा करेंगे, रिसर्च से जुड़े हुए लोग विदेश में बहुत अच्छा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग यहां पे बहुत बेनिफिट को ले सकते हैं। राहु को पॉलिटिक्स का दाता कहा गया है, मीडिया, इंटरनेट सभी से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर, फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, राहु का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। नुकसान सिर्फ है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, या आप कंफ्यूजन में आके कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई एक्साइटमेंट में कोई चीजों को खरीदे ना, अब लगेगा कि ये भी ले ले, वो भी ले ले। शुक्र देखो 1 नंबर पे राहु है, तो केतु आ रहा है आपके तुला राशि में 17, ये आपका एक्सिस है, तो जहां पे मंगल को एक्टिवेट करेगा वहीं पे केतु शुक्र को एक्टिवेट करेगा। मन में बहुत इच्छा होगी भौतिक सुख संपदाओं की, जितने आपको लगा अरे आईफोन ले लो, आपको लगा कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, गाड़ी अपग्रेड कर लो, घर अपग्रेड कर लो, लेकिन अपने बजट को देखते हुए करना है। कहीं आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन किया तो यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। तो 12वें भाव का यही है कि उसको बैलेंस लेकर चलना, उसको न्यूट्रल भाव कहा गया है। दिमाग से यूज किया संतुलन बना रहेगा, जहां संतुलन खोया नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 11वां भाव इनकम का है, 12वां व्यय का है। तो आप चाहे करोड़ों भी कमा लो, अरबों भी कमा लो, 12वां भाव यानी कि जब तक व्यय नहीं करेंगे, जब तक खर्च नहीं करेंगे, उस इनकम के कोई मायने नहीं है। तो खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, तो खर्च होना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक आप खर्च करेंगे नहीं, आप किसी सुविधा को, किसी चीज को आप खरीद ही नहीं सकते, समझ रहे होंगे। लेकिन किसी भी चीज की अति खराब होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति नहीं करना है, और राहु आपको अति करने पर विवश करेगा, तो यहां पे सावधानी रखें। वहीं केतु 12 अप्रैल को ही राहु के गोचर के साथ ही, चूंकि 180 डिग्री पे केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। 6ठा भाव रोग शत्रु ऋण, केतु क्या करता है, चीजों को छिपाता है। तो हो सकता है वो आपके शत्रुओं को छिपाए, आपके रोग को छिपाए, लोन चल रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप उस चीज को थोड़ा हिडन करके ना अपने लोन को और बढ़ा सकते हैं। तो अननेसेसरी लोन नहीं लेना है, दुश्मनों से सावधान रहना है। केतु दुश्मनों को छिपाएगा, हो सकता है दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, क्योंकि दुश्मन कोई और नहीं होता, आप जिसे जानते हो वही आपका दुश्मन होता है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके नोन हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो आपको जानता है वही तो जलेगा आपसे, वही तो दुश्मनी करेगा, चाहे आपके कलीग्स हो चाहे कोई हो। तो यहां पे ध्यान रखना है। लेकिन केतु जब 6ठे भाव में है, राहु केतु एक्सिस को, 6ठे 12वें एक्सिस को ऐसे अच्छा कहा गया है, बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां भाव और 6ठा भाव एक साथ एक्टिवेट हुआ है। 6ठे भाव को संघर्षों का भाव कहते हैं, और राहु केतु एक्सिस में अगर आ गया हो संघर्षों का भाव, तो वहां विजय तो मिलनी है। यानी कि छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो निकल के अगर आपके ऊपर हमला करेंगे, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यहां भी संतुलन चाहिए। जैसे अगर आपने खर्चे में संतुलन नहीं किया तो आपका बजट खराब हो सकता है, अनबैलेंस हो सकता है। वैसे ही दुश्मनों के प्रति अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि कोई छोटा सा भी दुश्मन आपके सरदर्द का कारण बन जाए। वैसे ही
रोग यानी हेल्थ को भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी पहले से बीमारी चल रही थी, छोटी मोटी चीजें भी चल रही थी, उसको ट्रैक करके चलना है। तो छोटी छोटी बातों को भी आपको छोटा नहीं समझना है, गंभीरता से लेनी है, ट्रैक करते रहना है। समझ गए होंगे। लोन्स, कभी कभी आपको लगेगा कि ये छोटे मोटे लोन्स हैं, ले लो क्या होगा, है ना। आजकल बहुत लालच देते हैं बैंक वाले, प्री अप्रूव्ड कार्ड है, प्री अप्रूव्ड ऑफर है, ले लो जी, ले लो जी, ले लो जी। अननेसेसरी नहीं लेना। आपको अभी छोटा लग रहा है, बाद में वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। प्लीज इस बात को समझिएगा, गोचर यही समझाते हैं। राहु केतु के इस गोचर के पहले ही नवम भाव में मंगल मकर राशि में होंगे, उच्च के रहेंगे, तो वहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिलता रहेगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई पार्टनरशिप में काम करे तो वो भी चीजें मार्च से बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी भी है, जहां राहु गोचर करेगा, तो वो पहले से ही उस भाव को मजबूत कर रहे हैं। वो चीज आपके लिए सही दिशा में जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर विदेशी संबंध अप्रैल के बाद बहुत प्रगाढ़ होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी लेवल का फॉरेन कनेक्शन हो, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। राहु और केतु के इस गोचर के अगले ही दिन 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कि शनि की राशि को छोड़ते हुए आपके लाभ के भाव में, एकादश भाव में, जहां से जिंदगी के हर लाभ को लेते हैं, सारी इनकम को, सारे प्रमोशन को, जिंदगी के जो भी लाभ हैं एकादश भाव देता है, वहां देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद स्वराशि में मिलेगा। कितना बढ़िया संयोग है। पूरे साल बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपकी इनकम को मिल गया। और यह भी नहीं भूलना, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी हैं तो अचानक लाभ भी देंगे, क्योंकि राहु अब आ गया 12वें भाव के एक्सिस पे। तो अगर आपको विदेशी संबंध आपके हैं, फॉरेन कनेक्शन है, और इस समय बृहस्पति का ये गोचर बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है, बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ फॉरेन कनेक्शन के बारे में, तो ये साल फॉरेन से जुड़े लोगों के लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत ही प्रीशियस। बृहस्पति एकादश में जाएंगे तो 7वीं दृष्टि सीधा संतान के भाव पे आएगी। अब देखिए, पंचम भाव में मरकरी जहां बुद्धि देते हैं, एजुकेशन देते हैं, वहीं बृहस्पति संतान देते हैं। हर भाव में हर प्लेनेट का अलग अलग रोल है। ऐसा नहीं कि हर ये भाव हो गया तो कोई भी वहां पे ग्रह है तो सारा वही आपको करेगा। जी नहीं, संतान होने के लिए सिर्फ पंचमेश का रोल काफी नहीं है, बृहस्पति का भी वहां पे रोल आता है। तो कई चीजें समझनी होती है ज्योतिष शास्त्र में। तो बृहस्पति एकादश में बैठकर सीधे संतान भाव को देखेंगे। अप्रैल के बाद वो जातक जो संतान के लिए इच्छुक थे या बहुत समय से परेशान थे, उन्हें सपोर्ट मिलता दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है अप्रैल के बाद। साथ ही जो प्रेमी युगल जोड़े, जो पंचम भाव का मतलब क्या हो गया, प्यार का भी भाव हो गया, उनके लिए भी अप्रैल के बाद अगर आपके संबंधों में कहीं खटास चल रही थी या 19-20 कुछ मतलब झगड़े या कुछ ऐसे विवाद की चीजें चल रही थी, तो वो सुलझती हुई दिखाई देंगी और आप एक सही दिशा की ओर बढ़ना अगर चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। बहुत समय से जो नौकरी पेशा जातक थे, जो प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। या जो भी बहुप्रतीक्षित लाभ की उम्मीद बहुत टाइम से कर रहे थे, किसी के कुछ जमीन जायदाद के मामले बहुत टाइम से बहुप्रतीक्षित थे कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। कुछ बिजनेसमैन के फंड्स अटके हुए थे कि इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी अगर कुछ माइंड में दुविधा चल रही थी, तो इन दुविधाओं का अंत होने वाला है। क्योंकि बृहस्पति वो भी स्वराशि में एकादश भाव में बड़े बड़े लाभ को दे जाएंगे, बड़े बड़े लाभ को दे जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना है, क्योंकि गोचर तभी फल देंगे जब हम वहां पे प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं अब कर्म फलदाता शनिदेव की। जी हां, आपके जन्म चंद्रमा से आपके भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी, भाग्य भाव को छोड़ते हुए, मकर राशि को छोड़ते हुए केंद्र भाव में, आपके दशम भाव में, अपने मूल त्रिकोण राशि में 29 अप्रैल को शनिदेव गोचर करेंगे और वहां पे 75 डेज रहेंगे, फिर वक्री होते हुए वापस लौटेंगे। क्या फल मिलेगा?
कर्म फलदाता शनि, कर्म कर्म। दशम भाव शनि का प्रिय भाव। कर्म के भाव में जब शनि का गोचर होगा, जड़ मजबूत होगी। मैंने बोला था ना, स्थायित्व का साल है, वो स्थायित्व देने आ रहे हैं। फिर स्थायित्व देके 75 डेज वापस लक्ष्मी भाव में चले जाएंगे, लक्ष्मी देने के लिए। क्योंकि एक तो बृहस्पति ने संभाल लिया, विदेश का भाव राहु ने संभाल लिया, और ये करियर को 75 डेज मजबूत करके फिर वापस लक्ष्मी भाव में आ जाएंगे। एक त्रिकोण को शनि ने संभाल लिया, एक एकादश में बैठ गए बृहस्पति और दूसरे त्रिकोण पे दृष्टि डाल दी, हो गया काम। शनि के इस गोचर के साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके इनकम पे जा रही थी, जिसके कारण आपके इनकम में एक थोड़ा सा स्लो मोशन लग रहा था, 75 डेज के लिए वो ब्रेक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फुल स्पीड में चलेंगे आप। कब से? 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक। ये उन लोगों को महसूस होगा जिनके शनि पत्रिका में खराब है, जिनके शनि अच्छे नहीं होंगे। जब शनि की तीसरी दृष्टि इनकम पे जा रही थी तो कहीं ना कहीं वो इनकम को बाधित कर रहे थे। ये सभी के लिए नहीं है, जिनके शनि पत्रिका में खराब हैं वो अनुभव कर रहे होंगे पिछले 2-2.5 साल से कि इनकम में कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। और अगर आपको भी लगता है कि नहीं, मेरी इनकम में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी बनी हुई थी, जितना आपको आना चाहिए था आ नहीं रहा, तो आपको इमीडिएट आपकी पत्रिका में शनि की पोजीशन चेक करनी चाहिए। अगर शनि की पोजीशन अच्छी भी लग रही है तो उसकी डिग्री को चेक करें, कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है, कहीं बाल अवस्था में तो नहीं है, रश्मियां कितनी है, डिग्रीज क्या है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अप्रैल 12 और 13 के बाद जैसे ही गुरु एकादश में जाएंगे और राहु 12वें में जाएंगे, जबरदस्त इनकम के योग बनेंगे, जबरदस्त इनकम के योग बनेंगे। अगर आपके इनकम में मजबूती नहीं मिल रही है तो आपको इमीडिएट अपनी पत्रिका चेक करवानी चाहिए और अप्रैल के पहले सब कुछ ठीक करके रखना चाहिए। नहीं तो आप इस अच्छे समय का लाभ नहीं ले पाएंगे। जब तक आप ट्रैक करेंगे तब तक 6 महीने निकल जाएंगे, तो आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए पत्रिका पहले चेक कर लें। वहीं मई मध्य से जून तक आपके राशि स्वामी भी आपकी राशि पे गोचर करेंगे। बहुत अच्छी मजबूती का समय है। अप्रैल में सूर्य भी उच्च के, फिर आपके राशि स्वामी भी मई और जून में आपको सहयोग देते हुए, तो कुल मिलाकर सारे ग्रहों का सहयोग बहुत अव्वल दर्जे का है इस साल, बहुत ही अव्वल दर्जे का है। आपको बस प्रयास करना है, क्योंकि अप्रैल के शनि के इस गोचर के बाद समय स्टैटिक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा सितंबर मिड तक। उसके बाद जब सूर्य नीच के होंगे अक्टूबर में, और वो जब तुला राशि में गोचर करेंगे, केतु 6ठे भाव में ऑलरेडी है और वहां पर सूर्य नीच के होके गोचर करेंगे। वो आपके चतुर्थ के स्वामी हैं। अचानक से उसमें अगर बल नहीं होगा तो आपके जो भी 4th हाउस के जो कारक तत्व हैं वहां प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ा जो कारक तत्व है वो क्या है? माता का स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखेंगे। साथ में आत्मिक सुख का है। चतुर्थ भाव क्या है? आत्मिक सुख का भी है। तो आपके सुख को कहीं ना कहीं से कब क्षति पहुंचती है? जब हमें एक मेंटल प्रेशर बनता महसूस होता है। तो हमें जिंदगी के सभी एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा बहुत ही गहराई से, क्योंकि हर व्यक्ति की जो जिंदगी होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। सभी के लिए एक जैसे नहीं होती कि मैं बता दूं कि ये समस्या आएगी जी, मैं बोल दूं कि नहीं 4th हाउस है तो प्रॉपर्टी की समस्या आएगी। सभी को थोड़ी आएगी। सभी को माता के स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी आएगी। सभी को 4th हाउस से रिलेटेड जमीन जायदाद के केस के कोई मामले जरूरी नहीं है क्या है। तो दोस्तों, उस समय से बचने के लिए आपको क्या करना है? अगर अक्टूबर नवंबर में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है समय में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कमजोर कड़ी के जो सूत्रधार हैं वो कौन है? सूर्य। सूर्य का कमजोर होना तभी कमजोरी आ रही है। अगर हम थ्रू आउट जनवरी से लेकर सितंबर तक गायत्री मंत्र करते रहते हैं, सूर्य को मजबूती देकर रखते हैं, आपके जन्म पत्रिका में अगर सूर्य पॉजिटिव हैं, रूबी पहन के रखते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक चौके छक्के लगाओ,
अब देखिए, हर व्यक्ति क्या चाहता है? जिंदगी में सफल होना। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं कि भाई कब क्या गोचर होना है, उसके अनुसार कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं कि नहीं, पैसे वैसे आएंगे कि नहीं, इस साल क्या होने वाला है, सफलता मिलेगी कि नहीं। हर कोई जिंदगी में सफलता चाहता है। और आप चूंकि वृषभ राशि के जातक हैं, चंद्रमा उच्च के होते हैं, मानसिक मजबूती है आपके पास, स्ट्रेटजी है आपके पास, बस एक्शन करना है, एक्शन करना है। राहु के प्रलोभन से बच के रहना है। अब देखिए, मन की मजबूती जिसमें है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से कमजोर नहीं पड़ना है। कभी कभी मान लो किसी कारण से आपका चंद्रमा कुंडली में मृत पड़ा है, अकेला पड़ा है, केंद्रुम दोष में है, या राहु या शनि के संपर्क में है, ऐसे लोग जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबी को लेते हुए भी कभी कभी मन से हार जाते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत जी का केस देख लीजिए। एक छोटे कस्बे से निकलकर अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने एक अपनी हस्ती बनाई, इतना पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन एक कमजोर वक्त से हार गए। उस कमजोर वक्त से वो निकल जाते तो बहुत लंबी जिंदगी जीते। तो कामयाबी पाना ही नहीं, आपके मन को हमेशा मजबूत और प्रसन्न रखना भी एक कला है, एक क्रिएटिविटी है। हम किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि ये प्रॉब्लम है। अभी मान लो किसी को फॉरेन जाकर जॉब करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ करना है, लेकिन अगर अंदर से मन नहीं है या लक्ष्य क्लियर नहीं है, बोलते नहीं मेरा वीजा नहीं लग रहा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा, अभी पैसे नहीं है, बाद में देखते हैं, अगले साल देखते हैं। वैसे ही हर किसी की लाइफ में कोई भी लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य है, लेकिन वो अगर पुख्ता नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपको वो ऑब्स्टेकल दिखेंगे। वो कहते हैं ना, अगर आपको प्यास नहीं है तो बहाने दिखेंगे। एक व्यक्ति था, वो हमेशा ट्रेन में जाता था और वो लोगों के लाइफ को स्टडी करता था कि लोगों की लाइफ कैसे चल रही है। वो लिखता था, राइटर था। तो एक बार वो ऐसे ही जज कर रहा था लोगों को, तो एक पानी बेचने वाला आया, पानी ले लो, पानी ले लो। अब उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि ये 20 रुपीज का जो आप पानी बेच रहे हो, ये तो 15 का है, आप 20 में क्यों दे रहे हो, 15 में देना है क्या? तो वो बच्चा था पानी वाला, मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया, पानी ले लो, पानी ले लो बोलता हुआ। उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ये व्यक्ति उठकर गया सामने और उस बच्चे को बुलाता है, बोलता है कि आपको गुस्सा नहीं आया? उसने बोला 20 का है, 15 में दे दो। बोला नहीं साहब, एक्चुअली उसे प्यास नहीं लगी थी। बोला तुम्हें कैसे पता, तुम अंतर्यामी हो क्या? तो नहीं नहीं, देखो जिससे अगर प्यास लगी होती वो सीधा पहले पानी पीता, फिर बोलता कितने का है ना? वो बहाने नहीं बनाता। देखो कितना बड़ा लेसन है लाइफ का। अगर हमें मंजिल की प्यास नहीं है, हमें अपने सपने की चाहत नहीं है, तो हमें बहाने दिखेंगे। वैसे ही 20 का नहीं है तो 15 का है, ये वो 50 बहाने। अगर आपको लक्ष्य की चाहत है, सपने की भूख है, आप कुछ नहीं देखोगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कुछ नहीं देखोगे। पाना है तो पाना है। राहु मंगल की राशि में आता है तो अंगारक दोष बोलते हैं उसको। अंगारक दोष में क्या होता है, आप देखो जिसकी कुंडली में अंगारक दोष है, देखो कितना जुनूनी होता है, पागलपन होती है कि अगर उसने कुछ ठान लिया, उसको जिद्दी बोल लो आप। तो जिद्दी तो वृषभ राशि के ऐसे ही उसका एक अपना चरित्र है कि जिद्दी होते हैं। तो राहु आपको और जिद्दी बनाएगा। तो राहु के इस एनर्जी को सही जगह पे यूज करो। कहते हैं ना कि नदी में जो पानी होती है ना, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नदी का रुख अगर शहर की तरफ हो जाए तो शहर को डुबा देती है। पावर को कैसे यूज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वृषभ राशि के जातकों के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये साल धन को लेकर आया है, तो धन कौन लेकर आया है? बृहस्पति। राहु और केतु
आपको विदेशी संपर्क से लाभ देने आए हैं और आपके जुनूनी शक्ति को बढ़ाने आए हैं, जो अपने सपने को पाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आधार है आपके लिए। मनोबल आपका बढ़िया है ही, मजबूत है ही। अब बात आती है शनि देव नवम भाव में जब तक रहेंगे आपके भाग्य को बढ़ाते रहेंगे, दशम में भी जाएंगे, आपके करियर को मजबूत करके वापस भाग्य भाव में पूरे साल भाग्य देंगे। तो बृहस्पति पैसा देंगे, शनि भाग्य देंगे, राहु जुनून देगा और केतु आपके शुक्र की शक्ति को मजबूत करेगा, आपके स्वामी की शक्ति को मजबूत करेगा। मंगल और बृहस्पति का आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सब कुछ पूरा साल बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर पैसा है तो सब कुछ है, तो आर्थिक मजबूती है इस साल में, और क्या चाहिए, यही तो सफलता है। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप 2022 में अपने बहुप्रतीक्षित सपने को अंजाम दे पाए, और किसी भी बड़े लक्ष्य को अगर पाना है तो मेरी तरफ से बस एक ही टिप्स है, अपने पीछे के पुल को जला दो। पुराने जमाने में एक शासक हुआ करते थे, वो जब आक्रमण करने जाते थे किसी राज्य पे या देश पे, तो जब वो समंदर के रास्ते से जाते थे, तो जब वो उसकी एरिया में, उसके राज्य की सीमा में जब प्रवेश कर जाते थे, तो अपने सैनिकों को बोलता था, जला दो, जहाज को जला दो, जिससे आए हो उस जहाज को ही जला दो। अब सैनिकों ने उसमें आग लगा दी। अब सैनिकों ने सोचा, अब तो हम दुश्मन के राज्य में आ गए, उसके एरिया में आ गए, क्षेत्र में आ गए, अब तो पीछे जाने का भी कोई चांस नहीं, अब तो करो या मरो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो जिंदगी में वैसा ही होता है दोस्तों। अगर हमने कोई भी सपना देखा, कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, अगर हमने पीछे का पुल जला दिया कि आप बढ़ा दिया कदम तो बढ़ा दिया, पीछे नहीं जाना है, उसी डिसीजन का विजय तिलक हम लगाते हैं। क्या आप अपने लक्ष्य को 2022 में प्राप्त करने को तैयार हैं? अगर हैं तो इसी जुनून के साथ आगे बढ़िए और मार्च तक सारी योजनाएं बनाइए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर धमाका कीजिए, सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत जल्द मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी अपनी निजी कुंडली, गोचर तथा वर्षफल के आधार पर कुंडली में छिपे रहस्यों के बारे में समझकर 2022 में सफलता की नई बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तथा 10 महाविद्या के साधक ज्योतिष वचस्पति डॉक्टर मुकेश के द्वारा वीडियो कॉल के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको और आपके समस्त परिवार को डॉक्टर मुकेश की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।